कक्षा 9 तथा 11 के छात्रों, एक बार फिर हम गुरुत्वाकर्षण के विषय में बात करेंगे। इस वीडियो में जो हमारे विज्ञान के महानायक हैं, जिन्हें न्यूटन के नाम से लोग जानते हैं, उनका एक कोटेशन मैं आपके सामने रख दूं। उन्होंने ये कहा कि जो हम जानते हैं वो एक बूंद है और जो हम नहीं जानते वह एक सागर है। अर्थात ये जो भौतिक जगत है, इसके बारे में हमारी जो जानकारी है वो सागर में एक बूंद के बराबर है। तो आप समझ सकते थे कि न्यूटन को इस बात का बोध था कि अभी तक साइंस में जो भी खोजें हुई हैं वो बहुत ही कम है, और आज की स्थिति में भी ये बात सत्य है। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में और बातें हम जानने के पहले थोड़ा इतिहास में जाना चाहेंगे। छात्रों, हम जब से मानव सभ्यता विकसित हुई है तब से हम आकाश की ओर देखते हैं, और आकाश में विभिन्न प्रकार के जो पिंड हैं उनको हम घूमते हुए देखते हैं, खास तौर पे सूर्य और चंद्रमा, ग्रह और बहुत सारे जो कॉन्स्टलेशंस हैं, तारामंडल हैं, सप्तऋषि हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। तो हमारी जिज्ञासा जो है पृथ्वी से ऊपर जो हमारा आकाश है उस पर सदैव रही है, और उसी से बहुत सारा खगोलीय विज्ञान जो है वो एक बन के उभरा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के संबंध में न्यूटन ने हमें पहली बार बताया, लेकिन इसके पहले भी आकाश का जो की संरचना है उसके बारे में लोगों के अपने अपने मत थे। तो सबसे पहला जो मत था कि किस तरह से ऋतुएं बदलती हैं, किस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, दिन रात होते हैं, इस कारणों को जानने के लिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो टॉलमी थे। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र पृथ्वी है। ये उनकी थ्योरी थी। आज आप इससे अलग जानते हैं। ये जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, और इसी के चारों तरफ सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र सब घूमते हैं। ये चीज बहुत लंबे समय तक मान्यता में रही और वास्तव में ऐसा ही हमें दिखाई भी देता है। लेकिन उसके बाद कोपरनिकस जो थे वो एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस थ्योरी को उलट दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो केंद्र नहीं है ब्रह्मांड का, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है और सातों ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से सूर्य को सेंटर मानकर पहली बार थ्योरी कोपरनिकस ने दी। इसके बाद गैलीलियो ने बहुत ही योगदान दिया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर अगर दो वस्तुएं अलग अलग द्रव्यमान की गिराई जाएं तो वो एक साथ गिरेंगी। उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत का भी समर्थन किया। इसके बाद केपलर आए। उन्होंने किस तरह से चक्कर लगाते हैं ग्रह उसके सिद्धांत दिए। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं
वो किस तरह से गति करते हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया कि वो उनका मार्ग जो है बिल्कुल गोल नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा एलिप्टिकल होता है, जिस तरह का आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बोले सभी जो ग्रह हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बोलते हैं इसको, इसमें चक्कर लगाते हैं। तो हमारी समझ और बड़ी, और इन्हीं केपलर के ने जो नियम दिए, दीर्घवृत्ताकार कक्षा का पहला नियम था इनका। दूसरा नियम जो था वो क्षेत्रीय चाल से संबंधित था। इसके बाद 100 साल 150 साल के बाद जो अगले वैज्ञानिक आए वो न्यूटन आए, जिन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। तो ये इतिहास था जिसको मैंने आपको। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करने के पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आप बचपन में करते रहे होंगे। कभी आपने अपने हाथ से पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया होगा और आपने देखा होगा कि वो वृत्ताकार गति करता है। इस तरह से मान लीजिए पत्थर घूम रहा है। अगर आप अपनी गति को, पत्थर की गति को अगर धीमा कर देते हैं तो आप देखते हैं कि पत्थर पृथ्वी पर गिरने लगता है। लेकिन आपको उसको वृत्ताकार मार्ग पे रखने के लिए एक निश्चित गति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप धागे से अपने हाथ के द्वारा उस पर एक बल लगा रहे हैं। तो इससे एक बात हमारे दिमाग में आती है कि किसी भी चीज को वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए केंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और इस केंद्रीय बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये अभिकेंद्र बल जो है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर ये बल आपने कम लगाया तो पत्थर गिर जाएगा। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि अगर ये पत्थर एक समान चाल से गति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में इसकी चाल तो एक समान होगी, लेकिन इसके वेग में लगातार परिवर्तन होगा। तो चाल मान लीजिए इसकी इस दिशा में इसका वेग है, मान लीजिए 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो है, जब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरी स्थिति में, यहाँ पर थोड़ी देर बाद पत्थर आ गया तो बल तो केंद्र की ओर लग रहा है, लेकिन ध्यान रखें चाल भी वही है इसकी। ये 1 सेकंड में 6 मीटर चल रहा है, लेकिन चूंकि इसकी दिशा पहले इधर थी और अब इसकी दिशा इधर हो गई, इसलिए इसका जो वेग है उसमें परिवर्तन हो गया। तो ये चाल और वेग के बीच आपको अंतर समझना पड़ेगा। कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर चल सकती है, लेकिन उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि उसका वेग उसकी दिशा से संबंध रखता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे हम कहते हैं, जो वेग होता है वो हर समय स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। ये स्पर्श रेखा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। तो अगर कोई भी वृत्त होता है तो कोई रेखा उसको अगर एक बिंदु पर टच करे वृत्त को, तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है। और अगर यहाँ बीच में कहीं करे तो वो जीवा कहलाती है, और अगर बिल्कुल केंद्र पर से गुजरे तो उसे हम कहते हैं व्यास। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है। यहाँ पर हम स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है उसमें
ही पत्थर की दिशा को देखेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन की। इन दिनों कोरोना वायरस चल रहा है, आप जानते हैं, और सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। ऐसी स्थिति इंग्लैंड में हुई थी जब जहाँ पर न्यूटन पढ़ते थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, वहाँ पर 1665 में फ्लैग, एक बीमारी फैल गई। उस बीमारी की वजह से न्यूटन को अपने घर जाना पड़ा, और वहीं पर ये कहानी जिसे आप सुनते हैं कि किस तरह से न्यूटन ने पेड़ के नीचे यहीं से वो प्रसिद्ध कहानी जो आपने सुनी होगी कि एप्पल ने बगीचे में पेड़ से गिरते हुए फल को देखकर ये सोचा कि क्यों फल पृथ्वी की ओर गिरा। तो इससे उन्हें पूरे ब्रह्मांड के बारे में एक अंतर्दृष्टि मिली कि आखिर ये फल गिर रहा है तो चंद्रमा और सारे जो चक्कर लगाने वाली चीजें हैं तो वो पृथ्वी की ओर क्यों नहीं गिर रही हैं। तो उसका जवाब तो मैंने अभी आपको दे दिया है यहाँ पर, क्योंकि अगर किसी चीज का वेग इतना अधिक हो कि वो वृत्तीय मार्ग पर बनी रह सके, लेकिन अभी इस बात का पूरा जवाब न्यूटन के पास नहीं था, तो उन्होंने इस घटना के लिए रिसर्च किया। आप देखिए, मैं उस एनिमेशन को आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से फल जो है पेड़ से नीचे गिरा, और इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने न्यूटन का एक नियम दिया, एक जिसे हम आज गुरुत्वाकर्षण के नियम के नाम से जानते हैं। और वो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है कुछ इस प्रकार से है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस बल का जो नाम है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। और यही बल उन्हें वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि सभी ग्रह जो हैं वृत्तीय मार्ग पर गति करते हैं। तो हम उनका जो नियम है जिसे वो गुरुत्वीय बल कहते हैं, F = m1 m2 अपॉन r², या कहीं कहीं आपकी बुक्स में इसको d² भी बोला गया है, इसका उन्होंने प्रतिपादन किया। ये उस समय का सबसे फेमस फार्मूला था, जो ये कहता है कि अगर ब्रह्मांड में कोई दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, यदि उनके बीच की दूरी d है, तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल Gm1 m2 अपॉन d² होगा। तो ये न्यूटन का नियम है जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। अब इसका थोड़ा एडवांस वर्जन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, एक स्थिर राशि है G, जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो आप इसको लिख लीजिए इस तरह से, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।